Assalamualaikum. Welcome again to Trend Posting Medics, and today we'll discuss the connective tissue proper. But before jumping into connective tissue proper details, let's have a look on the connective tissue classification. So it is classified into three main types: embryonic connective tissue proper, and specialized connective tissue. Embryonic connective tissue, we have mesenchymal connective tissue and mucoid connective tissue. We have discussed both of them in the previous lecture. Next we have connective tissue proper, and it is further divided into four types: loose connective tissue, dense connective tissue, reticular connective tissue, and adipose tissue, and we will discuss these four today. And third is specialized connective tissue, under which cartilage, bone, and blood come. Okay, we'll discuss cartilage, bone, and blood later in some other video. We have separate chapters on all of them, right? So let's discuss connective tissue proper. Okay, let's discuss loose connective tissue. तो loose connective tissue बेसिकली हमारे पास पैकिंग एंड एंकरिंग एलिमेंट है कि ये ऑर्गन टू ऑर्गन को जो है आपस में कनेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को भी जो है इम्बेड करता है. इसके अलावा हमारे पास जो ऑर्गन या टिश्यू कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में बाइंड करता है, एंड इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन सम पार्ट्स. ठीक है. आल्सो इट इज़ अ सपोर्टिंग पार्ट जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं, यानी ऑर्गन के अराउंड जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास होता है. तो ये ऑर्गन्स को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए होता है. ओके, अगर हम बात करें कि इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू में हमने डिस्कस किया था तीन कंपोनेंट्स होते हैं: सेल, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास ये तीनों बेसिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं. सेल सारे मौजूद हैं, लेकिन कॉमन सेल्स में हमारे पास फिब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस आ जाते हैं. एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कोलेजन टाइप 1 हमारे पास अबंडेंट है. इलास्टिक फाइबर्स भी थोड़े बहुत मौजूद है, लेकिन रेटिकुलर फाइबर्स जो है वो काफ़ी कम है. रेटिकुलर फाइबर्स तब ज़्यादा होता है जब हमारे पास क्या कहते हैं, जब ऑर्गन्स के अराउंड जो है हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, मतलब जहाँ पे वो बॉर्डर लेयर्स वगैरह बना रहे हूँ. ठीक है. इसके अलावा अगर हम स्टेनिंग देखें तो हमारे पास जब स्टेनिंग होती है लूज कनेक्टिव टिश्यू की, तो ग्राउंड सब्सटेंस जो है हमारे पास कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है, और वहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे सर्कल्स या ओवल्स बनते हैं. ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस की जगह, और उन ओवल्स के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर हमें नज़र नहीं आता. तो इस वजह से इन एम्प्टी स्पेसेस को हम एर्यूले बोलते हैं, और लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा नाम लूज एर्यूलर कनेक्टिव टिश्यू है. इसके अलावा हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स और नर्व्स भी जो है थोड़ी बहुत हमें नज़र आती हैं. ठीक है. एग्जांपल इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू, मेजेंट्री और ओमेंटम है. इसको याद करने का तरीका ये है कि SMOL हम स्मॉल बोलते हैं. ठीक है, प्रोनाउंस हम स्मॉल की तरह करते हैं. ठीक है, स्मॉल. तो S से सबक्यूटेनियस टिश्यू, M से मेजेंट्री, O से ओमेंटम और L से लूज कनेक्टिव टिश्यू. ओके, डेंस कनेक्टिव टिश्यू अगर हम देखें तो डेंस का मतलब है कि क्लोज पैकिंग हुई है फाइबर्स की. ठीक है. इसमें भी हमारे पास सेल्स और ग्राउंड सब्सटेंस हैं, लेकिन सेल्स और ग्राउंड सब्सटेंस दोनों जो है हमारे पास कंपैरेटिवली लेस हैं अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ इसको कंपेयर करें. डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज़ लेस फ्लेक्सिबल एज कनेक्टिव कंपेयर टू लूज कनेक्टिव टिश्यू, और ये स्ट्रेस के ज़्यादा जो है वो रेजिस्टेंट है. ठीक है. तो ये इसके कुछ हमारे पास फीचर्स हो गए. अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास दो में डिवाइडेड है: डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. सबसे पहले हम डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं. ठीक है. इसमें हमारे पास जो फाइबर्स हैं दे आर पैरेलल अरेंज और स्ट्रेंथ इनकी मैक्सिमम है. अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मज़ीद दो टाइप्स में डिवाइडेड है, या तो ये कोलेजिनस होगा या फिर इलास्टिक होगा. कोलेजिनस में हमारे पास ये होगा कि दीज रेड बंडल्स, ये कोलेजन हमारे पास है. ठीक है, कोलेजन, और ये रेड भी कोलेजन है, ये रेड भी कोलेजन है. तो वी कैन सी के बंडल्स ऑफ कोलेजन मौजूद है. अब इन बंडल ऑफ कोलेजन के दरमियान हमारे पास जो है ग्राउंड सब्सटेंस है एंड फिब्रोब्लास्ट है. ठीक है, ये सेल्स फिब्रोब्लास्ट हैं, और ये जो आपको पिंक नज़र आ रहा है ये हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस होंगे. तो क्या है कि हमारे पास कोलेजन बंडल फाइबर्स है, दे आर पैरेलल अरेंज, और दरमियान में हमारे पास फिब्रोब्लास्ट और ग्राउंड सब्सटेंस एम्बेडेड है. ठीक है. एग्जांपल इसकी बहुत आसान है कि अगर कोड लाइक और बैंड लाइक होगा तो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स होंगे, और अगर शीट लाइक होगा तो एपोन्यूरोसिस होंगे. ठीक है.
इलास्टिक में हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स हैं, ठीक है, एंड दे आर आल्सो पैरेलल अरेंज। इलास्टिक फाइबर्स के दरमियान, ठीक है, हमारे पास कोलेजन फाइबर्स भी हो सकते हैं और फिब्रोब्लास्ट भी हो सकते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है लिगामेंटम फ्लेवा ऑफ वर्टिब्रल कॉलम एंड सस्पेंसिव लिगामेंट ऑफ पेनिस, ठीक है। एग्जांपल्स याद करना जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की तरफ। इसमें हमारे पास कोलेजन के ही बंडल्स हैं, ठीक है, यानी बंडल ऑफ कोलेजन्स है, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर जो है रैंडम पड़े हुए हैं और एक मेश वर्क बना रहे हैं, ठीक है। और इलास्टिक फाइबर्स भी मौजूद हैं लेकिन कंपैरेटिवली ये कम है। और एग्जांपल जो है इसमें डीप फेशिया, कैप्सूल्स ऑफ ऑर्गन, पेरिकॉर्डियम एंड पेरियोस्टियम। तो ये याद रखना है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इज मोर लाइक अ पैकिंग मटीरियल या रैपिंग मटीरियल, ठीक है, कि ये ऑर्गन्स को जो है रैप कर रहा है, ठीक है, उसको सराउंड कर रहा है, डीप फेशिया को सराउंड कर रहा है, कार्टिलेज को सराउंड कर रहा है और बोन्स को सराउंड कर रहा है। अब ऑर्गन्स इसमें किडनी भी हो सकते हैं, हमारे पास थायराइड ग्लैंड भी हो सकता है, हमारे पास लिवर भी हो सकता है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकता है, टेस्टिस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो जितने भी हमारे पास कैप्सुलेटेड ऑर्गन्स हैं उसको हमारे पास डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सराउंड कर रहा है। थर्ड वन इज़ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड इसमें हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स होंगे, रेटिकुलर सेल्स होंगे। रेटिकुलर फाइबर जो है वो कोलेजन टाइप 3 बनाएगा। रेटिकुलर सेल्स में जो फिब्रोब्लास्ट हैं, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ फिब्रोब्लास्ट जो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होंगे एंड इट विल हैव स्टिलेट शेप एंड हैव लॉन्ग प्रोसेस, जिसका सुडोपोडिया वगैरह होता है, ठीक है, लॉन्ग प्रोसेसेस होते हैं। अब ऐसा होता है कि हमारे पास अब ऐसा होता है कि ये डायग्राम अगर आप देखें तो इसमें ये रेड कलर जो है ये मैंने रेटिकुलर फाइबर्स बनाए हैं, ये पिंक कलर के मैंने फिब्रोब्लास्ट बनाए हैं और ये जो ब्लू कलर है ये सेल्स हैं। अब ये कौन सा सेल है वी विल डिस्कस इट लेटर, लेकिन पहले ये देखें कि जो पिंक वाले सेल्स मैंने बनाए इनके प्रोसेसेस मैंने काफ़ी लॉन्ग बनाए एंड दे आर सराउंडिंग द रेटिकुलर फाइबर्स। तो ऐसे होता है कि फिब्रोब्लास्ट के प्रोसेसेस काफ़ी लॉन्ग होते हैं एंड दे सराउंड द रेटिकुलर फाइबर, ठीक है। और ये फिर हमारे पास एक पूरा ट्रेपिक्यूलेटेड सिस्टम बनाता है। दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन होमोपोएटिक एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। अब ऐसा होता है कि ट्रेपिकुलेटेड सिस्टम के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पे हमारे पास सेल्स मौजूद होते हैं। अगर हमारे पास होमोपोएटिक ऑर्गन है तो वहाँ पे जो सेल्स होंगे वो हमारे पास स्टेम सेल्स होंगे जो आगे ब्लड सेल्स वगैरह बनाएंगे। और अगर हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन में ये सिस्टम है तो दीज सेल्स आर बेसिकली टी सेल्स या हमारे पास लिम्फोसाइट्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि रेटिकुलर सिस्टम है, इट इज़ सराउंडेड बाय द फिब्रोब्लास्ट और ट्रेबिकुलेटेड सिस्टम बना रहे हैं। ट्रेबिकुलेटेड सिस्टम के दरमियान जो स्पेसेस हैं इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द प्रिकर्सर ऑफ ब्लड सेल इन केस ऑफ होमोपोएटिक ऑर्गन एंड लिम्फोसाइट इन केस ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन। ओके, अब हम एडिपोज टिश्यू की तरफ आते हैं। तो एडिपोसाइट्स हमने कनेक्टिव टिश्यू में भी डिस्कस किया। एडिपोसाइट्स हमारे पास फैट सेल्स हैं और जब ये एडिपोसाइट्स एक साथ जमा हो जाएं तो हमारे पास एडिपोज टिश्यू बन जाता है। एडिपोज टिश्यू जो है इसमें कैपिलरीज एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड एनर्जी स्टोर। Also, fat storage is in the form of triglycerides, ठीक है। जब हमारे पास बॉडी हीट की प्रोडक्शन होनी होती है तो ट्राइग्लिसराइड जो है हमारे पास फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में जो है वो स्प्लिट कर जाता है। उसके बाद ऑलराइट, एडिपोज टिश्यू हमारे पास दो में डिवाइडेड है, वाइट एडिपोज टिश्यू एंड ब्राउन एडिपोज टिश्यू। सो वाइट एडिपोज टिश्यू हमारे पास प्रीडोमिनेंटली ह्यूमन में मौजूद है, नर्व फाइबर्स एंड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स, ठीक है। मतलब इतना रिचली वेस्कुलर नहीं है एज कम्पेयर टू ब्राउन एडिपोज टिश्यू, बट नर्व फाइबर जो है सम हाउ ब्लड वेजल्स के वॉल तक एंड कर जाते हैं। यूनिलोकुलर है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी फेयर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपस में फ्यूज़ करके एक बड़ा वैक्यूल बना लेते हैं, यानी एक बड़ा फेयर ड्रॉपलेट बना लेते हैं। द न्यूक्लियस इज पुश टू द साइड और जो साइटोप्लाज्म है वो भी खाली एक बारीक सी लाइन रह जाती है ऑन द साइड और इसको हम फिर कहते हैं सिग्नेट रिंग अपीयरेंस।
एक्सटर्नल लेमिना जो है वो वाइट एडिपोसाइट को सराउंड करता है। रेटिकुलर फाइबर एडिपोसाइट्स के को आपस में कनेक्ट करते हैं एंड दे सपोर्ट द एडिपोसाइट सेल। वाइट एडिपोज टिश्यू के सराउंडिंग कनेक्टिव टिश्यू होता है। दिस टिश्यू डिवाइड वाइट एडिपोज टिश्यू इनटू इनकम्प्लीट लोब्यूल्स। इसका मतलब ये कि बिल्कुल अंदर उसका जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अंदर कंप्लीट उसको डिवाइड नहीं करता बल्कि इनकम्प्लीट सेप्टा बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यूनिलेकुलर या वाइड एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। नंबर 1 सबक्यूटेनियस टिश्यू एस्पेनिक्यूलस एडिपोसिस, ये न्यूबॉर्न या इन्फेंट्स में होता है और इसका ज़्यादातर काम जो होता है इट इज़ एन इंसुलेटिंग लेयर। ठीक है, हमारे पास स्किन या फेशियल के नीचे मौजूद होता है एंड इट इंसुलेट्स अवर बॉडी ऑर्गन्स। दूसरा एडल्ट्स में इट इज़ प्रेजेंट इन एक्सिला, बटक्स, थाइज एंड एब्डोमेन रीजन। स्टोरेज अगर हम देखें तो स्टोरेज वाइट एडिपोज टिश्यू की ग्रेटर ओमेंटम, मेजेंट्री, रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में होती हैं। पाम सोल्स और यहाँ पे हमारे पास इट फंक्शन एज द एब्जॉर्बिंग कुशंस। ठीक है, यानी शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह ये काम करता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू अगर हम देखें तो ये प्रीडोमिनेंटली हाइबरनेटिंग एनिमल्स में मौजूद है, ह्यूमंस में सिर्फ न्यू बॉर्न में मौजूद है और एडल्ट में जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज पे मौजूद है। मल्टी लोकुलर है, इसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा फैट सेल्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद है। दे डू नॉट फ्यूज़, लेकिन एक साथ ही जो है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट सेल के अंदर मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें काफ़ी ज़्यादा है, डायमीटर इज लेस एज कम्पेयर टू वाइट एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड इट इनटू वेल डिफाइंड या कंप्लीट लोब्यूल्स। वाइट में हमने देखा था कि इनकम्प्लीट लोब्यूल्स बनते हैं। रिचली वेस्कुलर है और इट रिसीव डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्व्स। डायरेक्ट सिंपैथेटिक नर्व्स रिसीव करते हैं, इसका मतलब है कि नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज करते हैं और नॉर एपिनेफ्रीन क्या करते हैं, वो हमारे पास बॉडी हीट प्रोडक्शन करता है। उसके अलावा इट इज़ प्रेजेंट इन पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, मीडियस्टिनम, एब्डोमिनल आयोटा एंड अराउंड किडनीज। ठीक है, इन जगहों पे हमारे पास ब्राउन एडिपोज टिश्यू मौजूद है। फंक्शन क्या है, नंबर 1 ये कि ये हीट प्रोडक्शन जो है वो करता है and the process by which it produces heat is called non-shivering thermogenesis or under the influence of norepinephrine, which is by the direct sympathetic nerve stimulation, एंड थर्मोजेनिन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है तो वहाँ से हमारे पास थर्मोजेनिन जो है वो बॉडी हीट प्रोडक्शन करते हैं। और ऐसा होता है कि थर्मोजेनिन इज़ द अनकपलिंग प्रोटीन, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अनकपल कर देता है ताकि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, बल्कि वो हमारे पास एज अ हीट डिसिपेट हो जाए। ठीक है, सो